नमस्कार दोस्तों, हिराड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी पहले क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको पहला पेपर सोल्व कराया था, पहले पेपर का पहला भाग है तार्किक योग्यता। आज हमारा पेपर नंबर 2 यानी सेकंड क्लास होगी, जिसके अंदर हम वही 40 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में करे थे, वैसे ही 40 क्वेश्चन आज सेकंड पेपर के करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पेपर सेकंड भाग है। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी ऑड वन आउट का दे रखा है। 3 एक प्रकार के हैं और 1 तीनों से अलग है। तो देखते हैं हमारे पहला है वरुण, सेकंड दे रखा है अरुण, तीसरा है प्लूटो और चौथा है बुध। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वरुण, अरुण, प्लूटो और बुध। तो जैसा कि आप देखते ही बता सकते हैं कि इसके अंदर अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड जो ऑप्शन है प्लूटो, प्लूटो हो जाएगा, वो तीनों से अलग हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है वरुण को इंग्लिश में बोलते हैं नेपट्यून। वरुण, एक दे रखा है अरुण और एक दे रखा है बुध। मैं इंग्लिश में बता देता हूं इसको बोलते हैं नेपट्यून, यूरेनस और ये होता है मरकरी। तो दोस्तों ये अलग इसलिए है कि 2006 तक तो प्लूटो को भी हम क्या मानते थे, ग्रह। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे 2006 से पहले, लेकिन 2006 के अंदर जो हमारी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, उन्होंने 2006 में प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानते। तो इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग करके एक अलग श्रेणी बना दी बोना ग्रह के नाम से। ये होता है बोना ग्रह, इसको बोलते हैं बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट। तो 2006 के बाद इसको बोना ग्रह अलग श्रेणी के अंदर डाल दिया, जबकि ये क्या होते हैं हमारे सौर मंडल के ग्रह, नेपट्यून, यूरेनस, मरकरी, तो टोटल 8 होते हैं। तो ये तीनों तो क्या है, अभी भी ग्रह है, जबकि प्लूटो अब इस टाइम पे ग्रह नहीं है, इसको ग्रह से हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी में ये नहीं आता। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, प्लूटो। प्लूटो क्या हो जाएगा, तीनों से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है छात्रों की कतार में श्याम का क्रमांक ऊपर से 27वां, यानी मान लीजिए कोई छात्रों की कतार है जिसके अंदर श्याम का क्रमांक ऊपर से 27वां, यहां मान लीजिए श्याम आ रहा है, श्याम का कौन सा आ रहा है, ऊपर से 27वां क्रमांक है, तथा नीचे से 51वां, और नीचे से कौन सा आ रहा है, 51वां, ऊपर से 27वां और नीचे से 51वां स्थान है। तो बताइए कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो मैंने आपको पहले उस दिन भी बताया था कि इसका एक सीधा सूत्र होता है, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, यानी कुल स्थान बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो यहाँ पे कुल तो हमें निकालना है, तो टी तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। टॉप से यानी ऊपर से कौन सा स्थान दे रखा है, श्याम का 27वां, नीचे से दे रखा है 51वां, -1, टी बराबर 27, 51 में से गया तो 50 प्लस 50, तो कितने हो गए, 77। तो कतार में कुल कितने बच्चे थे, 77। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 77, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जैसा कि बताया था कि क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर की। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको वहां मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर कराए जाएंगे, तो वहां से आप जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखिए, मोनिका का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगी, यानी कब हुआ उसका, 29
फरवरी 1896, 1896। तो यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूं मैं एक बार इस पे। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 1897, दूसरा दे रखा है 1898, तीसरा है 1900, चौथा ऑप्शन है 1904। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं 29 फरवरी 1896। तो बहुत से तो होंगे कि हर साल हम जन्मदिन मनाते हैं, एक लगा देंगे, जो कि इसका आंसर नहीं है। बहुत होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होता है कि 29 फरवरी है, लीप ईयर है, यानी इसके 4 साल बाद, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो 1900 आ जाएगा। बहुत से बच्चे 1900 लगा देंगे, जो भी गलत है। आपको पता होगा कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट 2 तरीके से लगता है। एक तो लगता है कि सालों के अंदर, जैसे 96 हो गया, 92 हो गया, यानी प्लस 4 साल जब तक लगेंगे जब 100th में नहीं आएगा। जबकि जब शताब्दी की, आपको बताया होगा कि जब शताब्दी की बात चलती है, जैसे 100, 200, यानी 1800, 1900, 1600, 1700, तो जब ये लगाते तो जब इसमें कितने का भाग देते, 400 का। यानी अगर ईयर्स में निकालते तो 4 का भाग देके, जबकि शताब्दियों में आती है तो हम 400 का भाग देके देखते हैं। तो अगर इसके 4 साल बाद देखेंगे आप तो वो आएगा 1900। अब 1900 को चेक करने के लिए कि लीप ईयर है कि नहीं, इसमें 400 का भाग देखेंगे, देखेंगे 20 से 20 भाग नहीं जा रहा, मतलब 1900 लीप ईयर नहीं होगा। यानी इसका आंसर 1900 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1904। क्योंकि इसके अंदर 1904 है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 4 का भाग देके देख सकते हैं, 4 से पूरा भाग जा रहा है। जबकि इसमें 1900 होगा तो हमें 400 का पूरा भाग जाएगा, तब ये लीप ईयर माना जाएगा, नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जल्दबाजी ना करें, पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इतना सिंपल रहेगा नहीं कि आप डायरेक्ट 1900 लगा दिए। तो आप एक बार चेक करें, जब भी जीरो में आए, शताब्दी जैसे 1800 आ जाए, 1600 आ जाए, 1700 आ जाए, 2000, इसके अंदर 400 का भाग देके देखिए कि लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 1600 लीप ईयर होगा, 2000 लीप ईयर होगा, 1800, 1700, 1900 ये लीप ईयर नहीं होंगे। जो 400 का जो गुणज नहीं होगा वो लीप ईयर में नहीं आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 1904 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 से 6। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए, वो पढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य दे रखे हैं, A, B, C, D, E, F, G व H। ये 8 सदस्य, एक परिवार के 8 सदस्य दे रखे हैं, जिसमें से 4 पुरुष हैं। अब उसने कंडीशन बताई है कि पुरुष कितने हैं, 4, और 2 विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़े कितने हैं, 2। फिर हमें यहाँ पे दे रखी है कंडीशंस। तो पहली कंडीशन दे रखी है, देखिए पहला दे रखा है ए व बी विवाहित जोड़े हैं। यानी में क्या दे रखा है, ए व बी, यानी ए बी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। ए व बी क्या है, कपल है, विवाहित जोड़ा है। ये नहीं बता रखा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ये बता रखा है कि ए बी क्या है, विवाहित जोड़ा है। सेकंड दे रखा है डी सी का पुत्र है जो ए का भाई है। डी क्या है, सी का पुत्र है, ये सी हो गया, इसका पुत्र लगा देते हैं, ये पुत्र डी। अब डी पुत्र है यानी ये तो हो गया मेल। उसके बाद दे रखा है डी सी का पुत्र है जो ए का भाई है। तो यहाँ पे जो आया है वो किसके लिए आया है, सी के लिए। तो सी क्या है, ए का भाई है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि सी भी क्या है, मेल है। तो 2 पुरुष तो हो गए, सी और डी। अगला पढ़ते हैं, बी एफ की पुत्र वधु है जो विधवा है। बी क्या है, पुत्र वधु। तो देखिए पुत्र वधु, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पुत्र वधु है मतलब ए की माता है, माता या पिता उसका पता नहीं, पर एफ क्या है, ए की माता या पिता में से कुछ भी हो सकता है। वो आगे बोला जो विधवा है, और विधवा है मतलब एफ क्या है, फीमेल।
और वो क्या है, इसकी माता, ए की माता है, ये मेल हो गया और बी क्या हो जाएगा, फीमेल। तो जिसे हमें क्या पता चल गया कि ए और सी दो भाई हैं, उनकी माता कौन है, एफ, और बी कौन है, ए की पत्नी, और डी सी का पुत्र है। तो एक विवाहित जोड़ा बन गया, ये माता आ गई। अब अगली लाइन देखते हैं, डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई, ये ई और ये डी ई का भाई है और एच का कजिन है। तो देखिए दोस्तों, डी किसका कजिन है, एच का। अब एच का कजिन का मतलब क्या हो गया कि एच क्या होगा, इनका बेटा होगा, तभी तो डी उसका कजिन होगा, या बेटा या बेटी कुछ भी मान लीजिए, अभी बेटे का है कह नहीं सकते, लेकिन एच क्या होगा, इनका होगा बेटा या बेटी, बेटा या बेटी होगा, जो क्या होगा, डी का क्या होगा, कजिन, डी का कजिन होगा एच। फिर लास्ट दे रखा एच जी का भतीजा है। अब ये देखिए आप, जी का भतीजा, तो एक तरीके से देखिए तो सी, एच क्या है, सी का भतीजा है, तो जी का भतीजा कब होगा, जब जी क्या है, सी की क्या होगी, पत्नी होगी, सी की पत्नी क्या होगी, एच, जी सॉरी जी, जी क्या होगी, सी की पत्नी होगी। तो जो दो विवाहित जोड़े हो गए, ये हो गया भतीजा है मतलब मेल। तो चार पुरुष ए सी डी और एच, चार पुरुष कौन कौन से हो गए, ए सी डी और एच, दो विवाहित जोड़े हो गए, जीसी कोमा ए बी। ये हमारा पूरा हो गया स्ट्रक्चर। उसने क्या दे रखा था, सबसे पहले देखिए ए व बी विवाहित जोड़े हैं, उसके बाद दे रखा था डी जो सी का पुत्र है, सी कौन है, ए का भाई है। उसके बाद क्या दे रखा था कि एफ की पुत्र वधु कौन है, बी, यानी एफ क्या हो गई, ए, और सी की क्या हो गई, माता। उसके बाद क्या दे रखा था कि डी क्या है, ई का भाई है, तो ई क्या हो गए, चार पुरुष हो गए, मतलब ई क्या है, यहाँ पे फीमेल है, ई क्या है, फीमेल है, यानी डी और ई और एच क्या है, भाई बहन है, जिसमें एच क्या है, डी और ई का क्या है, कजिन है, यानी एच क्या है, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, बी का भतीजा कौन है। तो बी का भतीजा कौन होगा, जब सी का और जी का भतीजा एच है, तो ए और बी का भतीजा हो जाएगा डी, इसका आंसर आ जाएगा डी, जो कि है ऑप्शन नंबर 8। फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट डी। उसके बाद है फिफ्थ देखिए, एफ के कितने पुत्र हैं, तो हम देख सकते हैं दोनों ए और सी क्या है, भाई हैं, तो एफ के कितने पुत्र हो गए, 2, ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 3 2। छठा क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, डी की बहन कौन है, तो डी की बहन कौन हो गई, ई। हमें कैसे पता लगा कि ई ही है, यहाँ पे तो दे रखा मेल और फीमेल का, तो उसने कहा था कि इसमें क्या है, 4 पुरुष है, तो हमने 4 पुरुष देख लिए, 4 पुरुष कौन कौन हो गए, ए सी डी और एच, तो बाकी सब क्या होंगी, फीमेल होंगी, इसलिए डी की बहन कौन हो गई, ई, जो कि है ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन ई क्या हो गई, डी की बहन होगी। तो हमारे 4 से 6 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि ए की जगह 4 लिखा जाए, ये कह रहा है ए की जगह 4 लिखा जाए, बी की जगह 3 और सी की जगह 2 लिखा जाए। उसके बाद कह रहा है डी की जगह 4 लिखा जाए, फिर डी की जगह 4, ई की जगह 3 और एफ की जगह 2 लिखा जाए। हमें एक कंडीशन दे रखी है कि ए की जगह 4, बी की जगह 3 और सी की जगह 2, फिर डी की जगह 4, ई की जगह 3, एफ की जगह 2, यानी 3 का सीक्वेंस चल रहा है 4 3 2 4 3 2। तो हमें पूछा है कि इसी प्रकार आगे लिखा जाए तो 6 शब्द, यानी SICK, जो 6 शब्द है उसके अंकों का योग क्या होगा।
यानी इसमें जो अंक बनेंगे जैसे 432 इसको लिखे जाएंगे, उस अंकों का योग क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि अल्फाबेटिक की आप नंबर याद कर लीजिए, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। तो एस आता है 19 पे, और 9 पे आता है आई, सी आता है 3 पे, और के आता है 11 पे। ये क्या हो गए इनके नंबर। अब आप देखिए 19, हम देख सकते हैं कि 3 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 4 3 2 4 3 2 4 3 2। तो 18 से पहले कितनी बार रिपीटेशन हो जाएगा, 6 बार, 6 या 18। तो 19वां कौन सा आएगा, 19वां आएगा फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है 4, एस का आ जाएगा 4 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, यानी 18 तक का रिपीटेशन होगा। 18 पे आएगा 2, तो 19वां आएगा 4, तो एस की जगह आ गया 4। ऐसे हम देखें 3, तो 3 का मतलब है 3 बार साइकिल घूमेगी, 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2, तो 9 पे आ जाएगा 2, तो एस आई का हो जाएगा 2। सी का हमें यहाँ दे रखा है, सी का हो जाएगा 2, और के का हम देखेंगे तो के का देखिए 4 3 2 4 3 2 4 3 2, 12 के ऊपर क्या आएगा 2, तो 12 से एक पहले जस्ट 11 पे आएगा 3, तो के का क्या हो जाएगा 3। तो सी का क्या, एस का हो गया 4, आई का हो गया 2, सी का 3, के का 2, इनको जोड़ दीजिए। 4 + 2 6 + 2 8 और 3 11, तो इनके अंकों का योग क्या हो गया 11, जो कि ऑप्शन नंबर 1। तो हमारे साथियों का आंसर क्या हो जाएगा 11, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया साथियों का। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है यदि बेनिफिशियल BENEFICIAL बेनिफिशियल, ये हमें दे रखा है बेनिफिशियल, शब्दों के पहले और छठे अक्षरों को आपस में अदल बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे व सातवें अक्षर को यानी पहले और 1 2 3 4 5 6, पहले को और छठे को अदल बदल दिया जाए, ऐसे ही दूसरे को और सातवें को अदल बदल दिया जाए, तीसरे और आठवें को अदल बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन किया जाए तो दाएं से तीसरा, यानी जो नया अक्षर बनेगा उसमें दाएं से तीसरा क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे नया बना लेते हैं, यहाँ पे आएगा सबसे पहले, पहले की जगह आएगा छठा यानी आई, तो आई, फिर आएगा सी, फिर आएगा आई ए एल, क्योंकि ये उठ के सबसे पहले चला जाएगा और ये उसके बाद में आ जाएगा, अदल बदल दिया ना, स्थान अदल बदल कर दिए जाएंगे। तो फिर आ जाएगा बी ई एन ई एफ, तो स्थान अदल बदल करने के बाद क्या बना, बेनिफिशियल का बन गया ICIALBENEF। फिर आगे क्या बोल रहा है, दाएं अक्षर से तीसरा अक्षर, यानी दाएं से तीसरा अक्षर। तो देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये, इससे तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, क्या हो रहा है एन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से में दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है एन, जो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, उसने कहा कि पहले को छठे से बदल दो, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से, और इसी प्रकार आगे भी बदल दो, तो हमने बदल दिया ICIAL ऐसे पूरा करा। फिर पूछ रहा है दाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा क्या हो गया एन, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कुछ ही करना नहीं करना दोस्तों, सिर्फ जो क्वेश्चन बोल रहा है हम सिर्फ वैसा ही करते जाएंगे और क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा आराम से, बिना कोई जल्दबाजी करे। बस एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। अगला क्वेश्चन है किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये कोई गोला दे रखा है, ये मान लीजिए ये गोला है, इसमें 5 सदस्य बैठे हैं, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। आगे बोल रहा है ए बी व डी के मध्य बैठा हुआ है। मान लीजिए ये ए आ गया,
ये डी और ये बी। अभी जरूरी नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, पर एक बार रफली कीजिए। यहाँ पे बैठा है मान लीजिए, फिर आगे बोल रहा है डी ई के ठीक दाएं बैठा है, डी ई के ठीक दाएं। देखिए ये आ गया, इस डी को यहाँ पे करिए, ये डी यहाँ पे आएगा और ये बी यहाँ पे आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि ई, डी क्या है? ई के ठीक दाएं, तो ई का ठीक दाएं क्या हो गया? ये यहाँ पे क्या आएगा? डी। फिर आगे बोल रहा है डी ई के ठीक दाएं बैठा है जिसके ठीक बाएं सी है, यानी डी क्या है? ई के ठीक बाएं बैठा है और ई के ठीक दाएं क्या बैठा है? सी। क्या बैठा है? सी। तो ये हो गया दायां ई से और ये हो गया बायां। तो हमें क्या पूछा है? पैनल में बी का स्थान, यानी पैनल में बी का स्थान क्या है? ये बात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए व ई के बाएं, ए और ई के बाएं, तो ए के तो ये दाएं बैठा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इन पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए डी के बाएं, ये डी, तो ये डी के भी राइट हैंड साइड में यानी डी के भी दाएं हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा दे रखा है ई के दाएं, ए के दाएं, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? ए के दाएं, तो ठीक है ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये ए के दाएं में ही बैठा है, ए के जस्ट दाएं में क्या बैठा है? बी बैठा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए के दाएं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप लाइन टू लाइन पढ़िए, एक रफली स्केच बना के, लाइन टू लाइन पढ़ के रफली स्केच बना के फिर चेंज कर दिए। अगर पोजीशन में कुछ, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर पोजीशन चेंज कर लीजिए, कंडीशन जो दे रखी है उसी हिसाब से आप अरेंजमेंट करेंगे तो आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? 5 लोगों के समूह में के, एल व एम महत्वाकांक्षी हैं। यहाँ पे क्या रखा है? महत्वाकांक्षी। कौन कौन है? के एल एम, के कोमा एल कोमा एम। आगे दे रखा है एम एन व आर ईमानदार है। एक श्रेणी और दे रखी किसकी? ईमानदार की। जो कौन कौन है? एम एन और आर। आगे दे रखा है एल एम व एन बुद्धिमान है। फिर एक श्रेणी और है बुद्धिमान की। कैटेगरी बुद्धिमानों की, एल एम व एन। वैसे तो बुद्धिमानों की कमी नहीं है, आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी में ये 3 ही रख रखे हैं कि 3 ही बुद्धिमान है 5 लोगों में से। 2 तो बेवकूफ है, कह रहा नहीं है मेरे 2-3 ही बुद्धिमान है तो 2 बेवकूफ हो गए। फिर एक दे रखा के एन व आर अध्यवासी है, एक और दे रखे अध्यवासी। जो क्या है? के एन व आर, के एन और आर। क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन से व्यक्ति ना तो अध्यवासी है और ना ही महत्वाकांक्षी। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि 5 लोग हो कौन कौन से गए। ये हो गए के, एल, एम, एन व आर। तो मैं पूछा क्या है? ना तो अध्यवासी हो, यानी ना तो वो इसमें हो और ना ही महत्वाकांक्षी हो, ना वो इसमें हो। तो देखिए के यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, एन भी है और आर भी है। तो इनमें से तो कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन यही है। पहला ऑप्शन है केवल के, दूसरा ऑप्शन है एल व आर, तीसरा है एम व एन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 5 दोनों में आ रहे हैं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि 5 व्यक्ति दे रही है, वो 5 में से दोनों कैटेगरी में 5 आ रहे हैं, के भी आ रहा है, एल आ रहा है, एम आ रहा है, एन और आर। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इन दोनों में नहीं आ रहा? तो 5 अगर आ रहे हैं तो फिर बचा कौन? कोई नहीं बचा, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है
क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक घड़ी में 4:45, एक घड़ी क्या दिखा रही है 4:45 का समय दिखा रही है। यदि मिनट सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में। देखिए घड़ी बनाते हैं, ये सोनाटा की है दीवार घड़ी, सबसे पुरानी कंपनी। ये हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्या टाइम बता रही है 4:45। 45 का मतलब बड़ी मिनट वाली सुई तो यहाँ पे है और 4:45 का है, लगभग 5 बजने वाले हैं, यानी ये घंटे वाली सुई यहाँ पे होगा 4 और 5 के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। तो ये क्या टाइम हो गया 4:45, यानी 4:45 है, 5 बजने वाले हैं। ये हो गया 4:45। फिर आगे बोल रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, तो ये दिशा क्या बता रही है दक्षिण। तो ये कौन सी होगी, तो हम देखिए उस दिन बताया था, ये आप साइड में बना लीजिए। ये हो जाता है पूर्व पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण होता है ये, घड़ी दक्षिण बता रही है ये, यानी इसको 90 डिग्री रोटेट हो गई। अगर ये दक्षिण हो गया तो ये क्या हो जाएगा उत्तर भी 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर। ये उत्तर हो गया, तो पूर्व कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व। तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमें पूछ क्या रहा है कि घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दिखा रही है। तो देखिए ये है उत्तर, ये है पूर्व। पुरानी दिशा कौन सी है, पुरानी दिशा है उत्तर। तो जो पुरानी दिशा होती है वही पहले आती है, इसलिए हो जाएगा उत्तर पूर्व। इसको हमेशा पूर्व उत्तर कभी नहीं बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे, क्योंकि पुरानी दिशा उत्तर है, तो इसलिए उत्तर पहले आएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दिखा रही है, उत्तर पूर्व। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 उत्तर पूर्व। कुछ नहीं, जो कंडीशन दे रहा है उसी को लगा लीजिए आप। उसने बताया कि मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा बता रही है, यानी दिशाओं को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो आप भी अगर यहाँ दक्षिण है तो इसके सामने उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा तो पूर्व इधर आ जाएगा, पूर्व ये पश्चिम। तो ये होता क्या, ये क्या हो गया उत्तर पूर्व। उत्तर पहले आएगा क्योंकि पुरानी दिशा है, पूर्व बाद में आएगा। तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दिखा रही है, उत्तर पूर्व। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि राइट एरो का चिन्ह क्या बता रहा है, जोड़। ये जोड़ को इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है। ये एरो क्या बता रहा है, माइनस। ये ऊपर जो एरो जा रहा है ये बता रहा है डिवाइड। नीचे जो जा रहा है ये बता रहा है मल्टीप्लाई, गुणा। और जो स्टार है ये क्या बता रहा है, बराबर। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, यानी जो राइट हैंड में जो एरो जा रहा है वो प्लस को बता रहा है, लेफ्ट हैंड में जो जा रहा है वो माइनस को, जो एरो ऊपर जा रहा है वो डिवाइड को बता रहा है, भाग को, जो नीचे आ रहा है वो गुणा को बता रहा है, स्टार है वो बराबर का साइन बता रहा है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है 2, 5,
एरो 6 एरो 2 स्टार 6। तो यहाँ पे इनके रख लीजिए। 2 नीचे वाले एरो का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5। लेफ्ट एरो का मतलब होता है -6। इसका होता है +2। इसका मतलब होता है बराबर 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10 -6 + 2 बराबर 6। यहाँ पे क्या हो गया 10 और 2 12, 12 में से 6 गया तो क्या बचे 6 बराबर 6। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ऑप्शन पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। टेबल दे रखी है। इसमें दे रखा है 179। दूसरा दे रखा है 214 क्वेश्चन मार्क 2 14 ये हमें बताना है। लास्ट है 3 105 117। ऑप्शन दे रखे हैं 20 25 35 45। 20 25 35 45। देखिए 1 7 9, तो इतना तो हम देख सकते हैं कि 1 और 7 दोनों को जोड़ने पे 9 नहीं आ रहा, लेकिन अगर 1 को हम 2 से गुणा करें और फिर 7 में जोड़ें तो क्या 9 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 × 2 + 7 बराबर क्या आ रहा है 9। ये कंडीशन इसमें लगाएंगी 3 को 4 से गुणा करें प्लस 105 में जोड़ें तो 4 × 12 और 105 117। यानी पहले को इससे नेक्स्ट वाली संख्या जो क्रमागत अगली संख्या आएगी उससे गुणा करके इसमें जोड़ने से हमें क्या आ रहा है नेक्स्ट डिजिट मिल रहा है। ऐसे 3 को 4 से गुणा करके 105 में ऐड करने पे क्या आ गया 117। तो ऐसे अगर हम करें तो 2 के अगला है 3, तो 2 × 3 + 14 करें तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 14 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आप जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए कि कैसे देख रहे हैं। जल्दी से देखा इसमें कुछ जोड़ा है 9। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ बड़ी डिजिट आ दी तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी यहाँ पे कोई बड़ी डिजिट आ जाए तो देखना है कि मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इससे बड़ी डिजिट जब भी बनेगी या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या कुछ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 7 के बाद 9 आ रहा है, यानी इसको इससे अगले वाले से गुणा करके 7 में जोड़ दी 9 आ गया। 30 को इससे 3 को अगले वाले से यानी 4 से गुणा करते 12 105 और 12 117। उसी प्रकार 2 को 3 से गुणा करके 14 में जोड़ दी क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है दिए गए शब्दों में हर अक्षर की संख्या हर विकल्प में दी गई है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है। हमारा क्वेश्चन दे रहा है कमीशन COMMISSION क्या दे रखा है कमीशन। हम देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है C1 O2 M2 I2 S2 N2। दूसरा है C1 O1
M2 I2 S2 N1। तीसरा है C2O2 M2 I2 S2 M2 I2 S2 N1। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है C1O2 M2 I2 S2 I2 S2 और N2। तो देखिए हमें दे रखा है कमीशन COMMISSION, ये दे रखे 4 ऑप्शन, और इसके अंदर दे रखा है कि इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे आप इसको देखिए कमीशन को, यहाँ पे देखिए तो हम देखते हैं कि C कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो C हो जाएगा 1। उसके बाद O 1 और 2 बार, तो O हो जाएगा 2। M देखते तो 1 और 2 बार, M हो जाएगा 2। I 1 2, तो I भी हो जाएगा 2। M हो गया, I हो गया। फिर S भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, S भी हो गया 2। तो ये हो गया C1 O2 M2 I2 S2। उसके बाद आ रहा है N, तो N क्या आ रहा है, 1 बार। ऑप्शन वापिस देखते हैं, सॉरी ये 1 होगा, पहले ऑप्शन में ये 1 आएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, C1O2 M2 I2 S2 N1। यानी डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है, उसका नंबर की कितनी बार इस स्पेलिंग के अंदर डिजिट कितनी बार आ रही है। C 1 बार आ रही है तो C1 O कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो O2 M 2 बार, तो M2 I भी 2 बार, तो I2 S 2 बार, S2 N 1 बार आ रहा है, तो N1। तो हमारा हो जाएगा C1 O2 M2 I2 S2 N1। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डायरेक्शन का। अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है, यानी अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। किसका, बस का मुख होता है उत्तर की ओर। आगे बोल रहा है अंजलि के घर से चलने के बाद, यानी जब बस कहां से चली थी, अंजलि के घर से चली थी, तो अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताइए अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा में था। तो ये क्या कह रहे हैं कि अंजलि की बस जब स्कूल पहुंची तो उसका मुंह किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था। यानी मान लीजिए ये स्कूल है अंजलि का, तो जब बस कहाँ पहुंची, स्कूल में, तो उसका मुख किस तरफ था, उत्तर दिशा की ओर। यहाँ पे कौन सी दिशा हो गई है, उत्तर दिशा। अब वो क्या बता रहा है कि घर से चलने के बाद बस क्या वो 2 बार तो मुड़ी दाईं ओर, और स्कूल पहुंचने से जस्ट पहले कहाँ मुड़ी, बाईं ओर। तो हम चलेंगे इसको रिवर्स। इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए हमेशा करिए रिवर्स में। सबसे पहले हम चलेंगे स्कूल से, मान लीजिए स्कूल से चला तो उसने क्या बोला कि स्कूल से पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ी। अब हम रिवर्स चले मतलब उल्टा मुड़ेंगे। स्कूल पहुंचने से पहले बस किधर मुड़ी थी, बाईं ओर, तो हम मुड़ेंगे दाईं ओर। तो हम मुड़ेंगे दाईं ओर। तो यहां से दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये। यहां से हम चले, ये उत्तर हो गया। ऐसे चल रहे हैं तो हमें मुड़ना है दाईं ओर। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अंजलि की स्कूल बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। बस का मुख किधर होता है, उत्तर की ओर।
ये स्कूल है जहाँ पे उत्तर की ओर होता है। अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। तो बस क्या करती है, अंजलि के घर से चलने के बाद 2 बार तो मुड़ती है दाईं ओर, जबकि स्कूल पहुंचने से जस्ट पहले क्या होती है, बाईं ओर मुड़ती है। तो बताइए अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। तो जब अंजलि को घर के सामने बस रुकी थी तो बस का मुंह किस ओर था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम चलते हैं रिवर्स में, यानी उसने क्या पूछा, एंडिंग बता दी और हमने क्या पूछ लिया कि स्टार्टिंग में किस तरफ था। तो इसको हम मान लीजिए हम यहां से चल रहे हैं, अब वो बोल रहा है कि स्कूल पहुंचने से जस्ट पहले बाईं ओर मुड़ी थी। अगर वो बाईं ओर मुड़ी थी तो हम दाईं ओर मुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो यहां से मुड़ेंगे बाईं ओर। मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई जैसे घूमती है वो तो होती है दाईं ओर, जबकि उसके विपरीत में क्या होता है, बाईं ओर। तो ये तो हो जाएगा दाईं ओर, जबकि हमें क्या घूमना है, हमें घूमना है बाईं ओर। हम ऐसे ये घूम गए यहाँ से, यानी घड़ी कैसे घूमेगी, दाईं ओर कैसे घूमेंगे, ये घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, यानी ये हो गया दायां, ये दायां हम यहाँ पे घूम गए। उसके बाद 2 बार दाईं ओर घूमी थी बस, घर से चलने के बाद तुम 2 बार क्या करेंगे, बाईं ओर घूमेंगे। तो ये यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से बाईं ओर का मतलब हो गया, ये तो हो गई दाईं ओर क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है, तो हम इससे उल्टा ये एक बार, इसके बाद यहाँ से फिर से बाएं। तो देखिए घड़ी घूमेगी यूं, घड़ी की सुई, तो हमें यूं घूमना है, तो ये हो गया बायां। तो ये मान लीजिए अंजलि का घर आ गया, ठीक है, अंजलि का घर। तो देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसी को आंसर किधर, पूर्व की तरफ। क्यों, क्योंकि अंजलि के घर की तरफ ये बस आके रुक गई, मतलब बस का मुख किधर है, पूर्व की तरफ। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, याद कीजिए, हम क्या कर रहे थे, उल्टा चल रहे थे, मतलब रिवर्स में आ रहे थे। पहले हम वो बाएं घूमी तो हमने दाएं घूमा, फिर वो 2 बार बस क्या घूमी थी, दाएं घूमी थी, तो हमने क्या करा, 2 बार बाएं घूमा। तो ये डायरेक्शन में बस का मुंह आ रहा है, पर हमें तो पता है कि बस कैसे चली थी, बस चली थी इस डायरेक्शन में ऐसे। तो अंजलि की बस का मुख जब अंजलि के घर पे थी तो किस तरफ था, तो पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम। किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में। तो देख लीजिए पश्चिम के बाद ये दाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ गई, और स्कूल पहुंचने से जस्ट पहले बाएं मुड़ गई, यानी बस का मुख किस दिशा में था, पश्चिम में। अगर आप पूर्व करके आ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बस हम वापस लेके आए, तो जब हम वापस आ रहे थे उस टाइम पे बस का मुख अंजलि के घर की तरफ था, लेकिन जब चली थी बस शुरू में तो उसका मुख किधर हो जाएगा, इसके विपरीत, यानी पश्चिम दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 पश्चिम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन व 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। फिर निश्चित करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का तर्क संगत रूप से अनुकरण करते हैं, चाहे सर्वज्ञात कुछ तथ्य कुछ भी हो। यानी हमें जो दे रखे हैं कथन उनको 100% ट्रू मानना है, सत्य मानना है, चाहे वो सर्वज्ञात यानी यूनिवर्सल हो या ना हो, लेकिन हमें क्या बोलना है कि ये सही है। कथन दे रखा है, भारत में पिछले दशक की अपेक्षा कहीं अधिक दुपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। यानी जो 2 व्हीलर्स हैं वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है पिछले 10 साल के अंदर। यानी पिछले 10 साल के अंदर क्या है, दुपहिया वाहनों का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है। सेकंड है, इसकी गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार हुआ है। यानी इसकी जो गुणवत्ता है, यानी बढ़िया से बढ़िया ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, यानी दुपहिया वाहन अपडेटेड ही आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे बने, यानी गुणवत्ता में इजाफा हुआ है। उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं, हम दुपहिया वाहनों का निर्यात कर रहे हैं, और दूसरा है हमारे दुपहिया वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति
की है। ये दो निष्कर्ष दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला क्या कह रहा है कि हम निर्यात कर रहे हैं, और दूसरा दे रखा है कि हमने क्या करी है, सराहनीय प्रकृति की है। तो देखिए इसमें निर्यात का तो कहीं आया ही नहीं कि हम बेच रहे हैं, निर्यात का आया ही नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि ये क्या है, निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ कथन के अंदर तो दे ही नहीं रखा कि हमने इतने वो कर दिए या निर्यात कर रहे हैं उसके। लेकिन सेकंड हो सकता है, सेकंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अगर प्रगति की है तभी तो क्या हो गया, दुपहिया वाहन का, अत्यधिक दुपहिया वाहन का निर्माण कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसी के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार कर रहे हैं, मतलब हमने उसमें प्रगति की है, इसलिए सुधार हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल दो अनुसरण करता है, तो कौन सा, दूसरा का अनुसरण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हमने दुपहिया वाहन उद्योग के अंदर क्या है की है, सराहनीय प्रगति की है, सराहनीय प्रगति की है पिछले 10 सालों में। अब है क्वेश्चन नंबर 17, टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो हम ये तीसरा दे रखा है, इसमें दे रखा है U Q S P R Q, तीसरा है R S T। इसमें पूछ रहा है T के अपोजिट क्या होगा। हमारे ऑप्शन है Q U P S, पहला दे रखा Q, दूसरा U, तीसरा P और चौथा S। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, S और S कॉमन, यानी S को अगर हम फिक्स कर दें कि S यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं सीधा ही कि T के अपोजिट में क्या आ रहा है, Q, T के अपोजिट में क्या आ रहा है, Q आ रहा है। इसके अलावा ऐसे ना देखें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए Q, तो यहाँ पे Q के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, U नहीं आ सकता, S नहीं आ सकता। अपोजिट क्यों नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट पड़ोसी हो गए, निकटतम हो गए, तो इसके अपोजिट नहीं आ सकते। यहाँ से कह सकते हैं कि Q के में क्या भी नहीं आ सकता, R नहीं आ सकता और P नहीं आ सकता। तो जब S U R P Q के अपोजिट में नहीं आ सकता, तो फिर बचता क्या है, T। तो Q के अपोजिट में क्या हो जाएगा, T। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट, किसी को ना देखे कि Q के अपोजिट में U S R और P नहीं आ सकता, तो Q के अपोजिट में क्या आएगा, T। अगर Q के अपोजिट में T आएगा तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा, Q। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 Q क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइम में आप देख सकते हैं या तो ऐसे कि T के अपोजिट में Q आ रहा है, या फिर ऐसे देख लीजिए कि Q 2 बार रिपीट हो रहा है, तो Q के अपोजिट में क्या क्या नहीं आ सकता। तो ये चारों Q के अपोजिट में नहीं आ सकते, तो Q के अपोजिट में क्या होगा, T। तो T के अपोजिट में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18, निम्न को सार्थक क्रम में जमाइए। सार्थक क्रम में जमाना है। पहला दे रखा है रजत जयंती, रजत जयंती। दूसरा दे रखा है प्लेटिनम जयंती। तीसरा दे रखा है नीलम जयंती। चौथा दे रखा है माणिक जयंती। पांचवा दे रखा है स्वर्ण जयंती।
जयंती। तो में क्या रखा है, रजत जयंती, प्लेटिनम जयंती, नीलम जयंती, माणिक जयंती और लास्ट क्या दे रखा है, स्वर्ण जयंती। तो सबसे पहले अब इनको क्या करना है, तार्किक क्रम में जमाना है, यानी क्रम के वाइज। तो देखिए मैं बता दूं, रजत जयंती होती है वो होती है 25 वर्ष की, यानी 25 वर्ष का जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं हम क्या, रजत जयंती। प्लेटिनम होती है वो होती है 75 ईयर्स, 75 वर्ष की जयंती होती है वो क्या होती है, प्लेटिनम जयंती। नीलम जयंती होती है वो होती है 65 साल की, 65 साल की क्या होती है, नीलम जयंती। माणिक जयंती होती है 40 साल की, 40 वर्ष की क्या बोलते हैं, माणिक जयंती। और स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली तो आप जानते हैं 50 वर्ष, तो 50 वर्ष। रजत जयंती 25 वर्ष, प्लेटिनम 75 वर्ष, नीलम होती है 65 वर्ष, माणिक 40 वर्ष, स्वर्ण जयंती होती है 50 वर्ष। तो अब इसको क्रम पूर्ण में जमाए तो देखिए पहला तो हो गया 1, दूसरा आ जाएगा 40 वर्ष यानी 4, तीसरा हो जाएगा 50 वर्ष यानी 5, चौथा हो जाएगा 65 वर्ष यानी 3, 2। तो 1 4 5 3 2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, 1 4 5 3 2, वही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी कूट भाषा में राहुल को, यानी क्या दे रखा है, कूट भाषा में राहुल को क्या कह रहा है, IZSFO, IZSFO तथा सौरव को क्या कह रहा है, HZF IZE। उसी कूट भाषा में सचिन को क्या कहेंगे, हमसे क्या कर रहा है, पूछा है। यानी राहुल को कूट भाषा में ये कहा जाता है, सौरभ को ये, तो सचिन को क्या कहेंगे। देखिए जैसे आपको देखते पता, यहां से मैंने आपको कहा था अल्फाबेट का ऑर्डर, तो R आता है 18 में, ये 1, ये होता है H आता है 8, 21, L आता है 12। यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 पे, 26, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 6 और वो आता है 15 पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे 18 और 9 27, 26 1 27, 19 8 27, 21 6 27, 15 12, यानी क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत अक्षर, आपको बताया था विपरीत, जैसे ए का विपरीत क्या हो गया, Z, B का क्या हो गया, Y, C का क्या हो गया, X। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपोजिट विपरीत अक्षर के अंदर बदल रहे हैं, यानी दोनों का मिला के सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए S क्या हो गया 18, H का क्या होता है, S 19 होता है, S हो गया 19, H होता है 8, 27 1, ये हो गया 26, यहाँ पे U आ गया ये 6, यहाँ पे आ गया 8, ये आ गया 9, वापिस 1 26, यहाँ पे आ गया 5, तो ये क्या हो गया 22, वापिस क्या हो रहा है, दोनों का योग क्या हो रहा है 27। तो ऐसे हमें क्या निकाला है, सचिन का। तो देखिए सचिन S आता है 19 पे 1 3, H आता है 8 पे 9, ये आता है MN, ये आता है 14 पे, N किस पे आता है 14 पे। अब यहाँ पे देखिए 19, यानी यहाँ पे क्या आएगा 8, तो S का देख सकते क्या होता है H, A का हो जाएगा Z, C का क्या हो जाएगा X, H का क्या हो जाएगा S, I का हो जाएगा R, M का हो जाएगा N, ये हो जाएगा सचिन का HZXSRN। क्यों, ये 19 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका हो जाता है 8 26, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 13। 19 8 27, 26 1 27, 24 3 27, 19 8 27, 18 9 27, 13 और 14 27, यानी अपोजिट लेटर हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा HZXSRM। ये क्या हो जाएगा सचिन का उसी कोड भाषा में
आंसर तो ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है ये, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। तो हमें क्या दे रखा है, TARAN1011014A, इसका पूछा है क्या, मिरर इमेज। हमें क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, कितने लेटर बताए थे, 8 अल्फाबेट बताए थे जो क्या होते हैं, एज इट इज रहते हैं। वो कौन कौन से थे, AHIM, 4 तो हो गए ये। उसके बाद थे OTUVWXY, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 अल्फाबेट होते हैं ABCD के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में बदलते नहीं है, एज इट इज रह जाते हैं। कौन से, ये वाले। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए TAAA और I, यानी TAAI और A, ये क्या होना चाहिए, ये चेंज नहीं होने चाहिए, यानी ये एज इट इज आएंगे। कौन से, T ऐसे ऐसा आएगा, तो यहाँ पे अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये A आएगा एज इट इज, यहाँ से ये T ये इसी में आएगा, फिर ये A, उसके बाद चौथे पे A, तीसरे को छोड़ दीजिए, चौथे नंबर पे A, उसके बाद पांचवें पे I, यहाँ पे A। तो पहला ये अक्षर अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे किसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर, तो हम क्या देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है, ये 5 अक्षर एज इट इज आ रहे हैं किसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन में। बाकी में क्या हो रही है, ये चेंज हो जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि आप सबसे पहले क्या करें, ये अल्फाबेट याद कर लीजिए। वाटर इमेज के मैंने आपको 8 बताए थे और ये क्या बताए थे 11। और आप क्या करिए, जो स्पेलिंग दे रही उसमें ये क्वेश्चन, ये अल्फाबेट ढूंढिए कि कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं और वो एज इट इज आएंगे। उससे आप क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलिए कि कौन सा ऑप्शन में ये, जैसे पहले ऑप्शन में मान लीजिए ये उल्टा आ गया, चलो फर्स्ट ऑप्शन को काट दिया। तो ऐसे अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, ये 11 अल्फाबेट है, इनको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो 11 तो ये और 8 होते हैं किसके, पानी के, जल प्रतिबिंब के, तो ये आप याद कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से 4 कथन तथा उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखने वाले हो तो भी आपको उनको सत्य समझना है। तो हमें क्या कर दे रखा, कथन और निष्कर्ष। पहला कथन है सभी फोन कार्ड हैं। तो देखिए आरेख के प्रश्न आ गए। सबसे पहले हम बनाएंगे कि क्या इसका मुख्य आरेख। मैंने बताया था आपको कि 2 आरेख बनते हैं, एक मुख्य आरेख और एक बनता है संभावित आरेख। तो संभावित आरेख बाद में, पहले बनाएंगे क्या, मुख्य आरेख। पहला दे रखा है सभी फोन कार्ड हैं। सभी फोन क्या है, कार्ड। सेकेंड दे रखा है कुछ कार्ड नेट हैं, यहां से दे लीजिए, कुछ कार्ड क्या है, नेट। तीसरा है कुछ नेट लंबी है। नेट क्या है, लंबी। उसके बाद फोर्थ दे रखा है सभी लंबी पुस्तकें हैं। सभी लंबी क्या है, पुस्तकें। ये तो हो गया हमारा मुख्य आरेख। सभी फोन कार्ड हैं, कुछ कार्ड नेट हैं, कुछ नेट लंबी है और सभी लंबी क्या है, पुस्तकें हैं। अब हम इसका बनाएंगे संभावित आरेख। संभावित आरेख, देखिए संभावित आरेख में पहला तो ये सभी फोन कार्ड है,
इसका संभावित आरेख बनेगा फोन कार्ड, क्योंकि सारे फोन कार्ड है, सारे कार्ड क्या है, फोन है। दूसरा है कुछ कार्ड नेट है, तो यहां से क्या हो गया, कुछ कार्ड क्या हो गए, नेट हो गए। तीसरा देखिए कुछ नेट लंबी है, ये आ गया लंबी। कुछ नेट क्या है, कर दी कुछ कार्ड नेट है। उसके बाद है कुछ नेट लंबी है, तो हम लेंगे इसको ये संभावित का मतलब क्या होता है, संभावना। कुछ नेट लंबी है तो कुछ नेट क्या हो सकते हैं, कार्ड भी हो सकते हैं, कुछ नेट क्या हो सकते हैं, फोन भी हो सकते हैं। उसके बाद है सभी लंबी पुस्तकें हैं, तो हम लेंगे इसको ये सभी लंबी क्या है, पुस्तकें। तो कुछ पुस्तकें क्या होंगी, कार्ड भी होंगी, कुछ पुस्तकें क्या हो सकती है, फोन भी हो सकती है, कुछ पुस्तकें क्या हो सकती है, नेट भी हो सकती है। अब देखिए हम देखते हैं इसके क्या निष्कर्ष। पहला दे रखा है कुछ पुस्तकें नेट है, कुछ पुस्तकें नेट आ रही है, ये पुस्तकें क्या है, नेट है। इसके अंदर भी देखिए कुछ पुस्तकें, ये नेट कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में सही है, 100% ट्रू। सेकेंड है कुछ पुस्तकें कार्ड है, पुस्तकें कार्ड, इसके अंदर रॉन्ग हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कुछ पुस्तकें कार्ड है, लेकिन ये क्या है, संभावना, इसमें क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तीसरा देखिए कुछ लंबी फोन है, ये लंबी फोन, इसके अंदर राइट नहीं है, ये लंबी, ये फोन, इसके अंदर राइट हो रहा है। तो आप जब भी निष्कर्ष निकाले तो ये देखिए कि 100% श्योरिटी किसमें मिल रही है। जिसमें 100% श्योरिटी मिलेगी हमेशा वही निष्कर्ष सत्य होगा, बाकी जिसमें संभावना है उसको हम कभी भी सत्य नहीं मानते। यानी इन दोनों के अंदर जो 100% ट्रू आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, पहला। कौन सा आ रहा है, पहला। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कौन सा अनुसरण करता है, एक, जो कि क्या है, कुछ पुस्तकें नेट है, पुस्तकें नेट है, यहाँ पे भी है पुस्तकें नेट है, यानी दोनों के अंदर ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 100% गारंटी है। और जिसकी 100% गारंटी होती है वही क्या होता है, निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के लिए निर्देश दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर 22 है, नीचे दर्शाए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जहां बड़ा त्रिभुज राजनीतिक को, यानी एक दे रखा है बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये किसको दर्शा रहा है, राजनीतिज्ञ को। उसके बाद दे रखा है वृत्त, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक सर्कल, ज्यादा बड़ा बना दिया थोड़ा, वृत्त किसको, स्नातक, ग्रेजुएट, स्नातक को दर्शा रहा है। उसके बाद है आयत, यानी एक रेक्टेंगल दे रखा है, जो किसको दर्शा रहा है, सांसद, ये नेताजी में, ये किसको, नेताजी को, यानी सांसद को। फिर दे रखा है छोटा त्रिभुज, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज और बना रखा है कुछ ऐसे, किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है शिक्षक को। यानी जो बड़ा त्रिभुज है वो राजनीतिज्ञ को बता रहा है, छोटा त्रिभुज है वो शिक्षक को, आयत बता रहा है सांसद को, और व्रत बता रहा है स्नातक को। अब देखिए इसके अंदर
यहाँ पे है ए, ये बी, यहाँ पे सी आ रहा है, एफ, यहाँ पे डी, इसमें आ रहा है ई। यहाँ पे आ रहा है एल, यहाँ पे आ रहा है एच, तो एक आ रहा है जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये आ रहे हैं इसके अंदर अल्फाबेट। ये देखिए यहाँ सी आ रहा है, ध्यान से देखना आपके क्वेश्चन पेपर में। ये एल है, क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे पूछा देखिए, छोटा त्रिभुज शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं लेकिन राजनीतिज्ञ को नहीं। अब आप इसमें सीधा देखिए, राजनीतिज्ञ को नहीं मतलब बड़े ट्रायंगल को हटा दीजिए, जो बड़े ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा। अब उसने क्या कहा है कि किसको, स्नातक या शिक्षक, स्नातक या शिक्षक को, लेकिन राजनीतिक को नहीं। तो उसने ये नहीं बोला कि वो सांसद को ना दिखाए, क्या नहीं बोला, सांसद को। लेकिन वैसे सांसद का दिखाना है तो हमें क्या करना है, बड़े ट्रायंगल को हटा दीजिए। तो बड़े ट्रायंगल के बाहर क्या आ रहा है, एक तो ए और एक क्या आ रहा है ई। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ए और ई। ऑप्शन नंबर 3 22वें का ऑप्शन 3 क्या आ जाएगा, ए और ई, ए कोमा ई। जो क्या कर रहे हैं, जो एरिया, यानी ये क्या स्नातक को और ये शिक्षक को, लेकिन राजनीतिक को नहीं। यानी इसके अंदर वाले तो राजनीतिक भी होंगे, यानी वो सांसद हो सकता है, स्नातक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक भी होगा। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, ए और बी, ई, ये तो शिक्षक होगा और ये स्नातक होगा, राजनीतिक नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए ई क्या हो जाएगा आंसर। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उन राजनीतिज्ञों को दर्शाते हैं जो ना ही शिक्षक है और ना ही स्नातक। अब हमें क्या बता दिया, उल्टा, या ना ही शिक्षक होना चाहिए और ना ही स्नातक, मतलब ना तो वृत्त के अंदर आना चाहिए और ना ही छोटे ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए, वृत्त और ट्राइंगल को छोड़ के, यानी त्रिभुज और वृत्त को छोड़ के क्या बच रहा है, एक तो एल, एक एच। एल और एच क्या है, सांसद तो है। तो हमें ये नहीं बोला कि सांसद नहीं होना चाहिए, सांसद तो हो सकता है लेकिन स्नातक और शिक्षक नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एल और एच क्या है, सांसद है, साथ साथ क्या है, राजनीतिज्ञ भी है। तो हमारा क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा एल और एच, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 एल को मैच कर जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गए 22 और 23। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 3 उपाय दिए गए हैं। नियम में क्या दे रखा है, एक कथन दे रखा है और उसके बाद दे रखी 3 कार्रवाई। हमें बताना है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी कार्रवाई कार्यान्वयन के लिए तर्क संगत, यानी कौन सा तर्क ठोस है। तो कथन दे रखा है, स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया गया भोजन खाकर बीमार पड़े हैं। यानी जो स्कूल है उसके अंदर लगातार चौथी बार, यानी 6 महीने में, 6 महीने के अंदर लगातार चौथी बार स्कूल के बच्चे क्या है, स्कूल की कैंटीन का खाना खाकर क्या हो गए, बीमार हो गए। ये क्या दे रखा है, कथन। अब अगला कार्यवाही पहली दे रखी है, स्कूल प्रबंधन को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। यानी क्या बोला है कि स्कूल का ठेका खत्म कर दो, यानी उसका ठेका खत्म करके उससे मुआवजा मांगना चाहिए कि आप खाना अच्छा नहीं बना रहे तो आप इसको बंद कर दीजिए। दूसरा है, स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए, यानी बच्चों को मना करना चाहिए कि आप कैंटीन में जाके कुछ मत खाइए। और तीसरा है कार्रवाई, कैंटीन के मालिक को लापरवाही के लिए तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो हमें क्या कार्रवाई, 3 कार्रवाई दे रखी है। पहली कार्रवाई है कि उसका कैंटीन का ठेका समाप्त करके मुआवजा मांगना चाहिए। दूसरा, बच्चों को मना करना चाहिए कि आप कैंटीन से कोई भी खाद्य वस्तु ना खरीदे। और तीसरा, कैंटीन के मालिक को तुरंत गिरफ्तार कराना चाहिए। तो देखिए, पहला सही है, पहला तर्क सही है कि 6 महीने में लगातार चौथी बार हो गया, यानी उनका ठेका क्या करना चाहिए,
तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त करके मुआवजा मांगना चाहिए, यानी जो भी भुगतान किया है उसको मांगना चाहिए, उसका मुआवजा। बच्चे बीमार हो गए तो मुआवजा मांगना चाहिए। सेकंड है बच्चों को, तो ये कोई लॉजिक कोई तर्कपूर्ण बात नहीं कि बच्चों को मना कर दे कि मत खाओ। कौन सा स्कूल ये मना करता है कि कैंटीन में से जाके आप कुछ नहीं ले सकते, तो ये कोई तर्क वाली बात नहीं है। तीसरा है कैंटीन के मालिक को, तो ये भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार तो गलती से हो जाता है, लेकिन 2, 3, चौथी बार लगातार 6 महीने में, तो ये भी तर्क संगत है कि कैंटीन के मालिक को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं कि आप लापरवाही से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए पहला और तीसरा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला व तीसरा अनुसरण करते हैं। तो कौन कौन सी कार्रवाई है? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 25वां। क्वेश्चन 25वां क्या है? क्वेश्चन 25वां है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारणों का परिणाम हो सकते हैं। यानी 2 क्या दे रखे? कथन। अब ये क्या हो सकते हैं? कथन, यानी एक तो कथन हो सकता है क्या? कारण, और दूसरा उसका परिणाम। दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हो सकते हैं या दोनों सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो कथन दे रखा है पहला कथन है, राज्य के सांध्य कॉलेजों में शिक्षा स्तर में गिरावट आई है। यानी जो सांध्य कॉलेज है उनके शिक्षा स्तर में यानी एजुकेशन लेवल में क्या आई है? गिरावट आई है, यानी घटा है एजुकेशन लेवल। दूसरा दे रखा है, राज्य की स्कूली शिक्षा के स्तर में तेजी से गिरावट आई है, यानी स्कूली शिक्षा के अंदर भी तेजी से गिरावट आई है। कॉलेज के अंदर पहला कह रहा है कि सांध्य कॉलेजों में क्या आई है? शिक्षा के अंदर गिरावट आई है। दूसरा कह रहा है कि स्कूली स्तर के ऊपर भी शिक्षा के अंदर गिरावट आई है। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन है, कथन 1 व 2 दोनों किसी सामान्य कारण के परिणाम है। दूसरा, यदि कथन 1 व 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। तीसरा, कथन सेकंड कारण है व कथन 1 परिणाम है। और चौथा दे रखा है, कथन 1 व कथन 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। तो देखिए, पहला तो दे रखा है सांध्य कॉलेजों के शिक्षा में गिरावट आई है। दूसरा कह रहा है कि स्कूल शिक्षा स्तर में भी गिरावट आई है। तो इनमें से कारण तो कोई सा भी नहीं है। इनमें आपको कारण क्या बताया कि गिरावट क्यों आई? कारण वो होता है जिसके कारण हो रहा है। तो इनमें से कारण तो कोई सा भी नहीं है कि कारण पहला भी नहीं है, कारण दूसरा भी नहीं है। तो कारण तो दोनों में नहीं है। और परिणाम, यानी ऐसा तो है नहीं कि कॉलेजों के अंदर शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई इसलिए स्कूल की शिक्षा में भी गिरावट आ गई, या फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल शिक्षा में गिरावट आई है इसलिए कॉलेज के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किसी सामान्य कारण, यानी कारण कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए टीचर की उपलब्धता कम है, या बच्चे ज्यादा स्कूल जा नहीं रहे, कोरोना के कारण भी स्कूली शिक्षा के अंदर भी स्कूलों पे बहुत प्रभाव पड़ा है। तो इसके अंदर कारण कुछ भी सामान्य कारण हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक रीजन नहीं दे सकते हैं, या इन दोनों में से कोई कारण नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? कथन 1 व 2 दोनों किसी सामान्य कारण का परिणाम है, यानी ये दोनों क्या है? परिणाम है, लेकिन कारण कुछ सामान्य या कुछ और कारण। अब स्कूली शिक्षा में गिरावट का कुछ और कारण है, और ये क्या है? उस कारण की क्या है? परिणाम है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है, जतिन 32 से उल्टी गिनती गिन रहा है। जतिन क्या कर रहा है? 32 से उल्टी गिनती गिन रहा है, जबकि मयंक 1 से गिनती गिन रहा है। यानी जतिन तो क्या कर रहा है? 32 से 32, 31, 30, 29 ऐसे, और मयंक क्या कर रहा है? 1 से। मयंक 1 से गिनती गिन रहा है। यदि वे एक समान गति से, यानी सेम स्पीड से, जैसे ये बोल रहा है 30, 31, 29, वैसे ये बोल रहा है 1, 2, यानी इनकी दोनों की क्या है? स्पीड, गति समान है, गिन रहे हैं, तो बताएं कि कौन सी संख्या इस क्रम में ऐसी होगी जिन्हें वे दोनों एक साथ गिनेंगे। यानी जिनको क्या करेंगे? वो एक साथ गिनेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए कि 32 और 1, ये क्या है? 32 इवन डिजिट है। इवन डिजिट का मतलब है कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी, यानी 32, 31 आप करके देख लीजिए, कोई भी ऐसी संख्या सेम नहीं आएगी दोनों पे। क्योंकि ये जब मान लीजिए आप बोलेंगे कि 32/2 करते हैं हम, तो 16, 32 बटा क्या होगी? 2, यानी 16 ऐसी होगी जो बराबर है, मतलब 16 पे वो दोनों एक साथ बोलेंगे। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब एक 16 बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा? 17 बोलेगा। यानी इसके अंदर कभी भी ऐसी कोई डिजिट आएगी ही नहीं जो दोनों क्या करेंगे? एक साथ बोलेंगे। तो आप इसको करके देख लीजिए, जैसे 32
31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ से वो 32 बोलेगा, मैं 1 बोलेगा। 31, 2, 30, 3, 29, 4, 28, 5, 27, 6, 26, 7, 25, 8, 24, 9, 23, 10, 22, 11, 21, 12, 20, 13, 19, 14, 18, 15, ये 17 बोलेगा तो ये 16। अब यहाँ बता दीजिए 17 बोलेगा तो 16, यानी कौन सा डिजिट, एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसमें, अब ये 16 बोलेगा तो वो क्या बोलेगा 17, यानी ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो दोनों एक साथ क्रम से सेम बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो कोई सी भी डिजिट ऐसी नहीं होगी जिनको वो दोनों साथ बोलेंगे। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो वो विपरीत वाला फिर से आगे देखिए, इसमें क्या दे रखा है, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 3। इसमें पूछ रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3, 4, 5। तो देखिए इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो आप तो बोलेंगे इसमें तो 6 नहीं दे रखा, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए अभी पहले मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर आप क्वेश्चन को उल्टा देखिए, 6 नहीं दिख रहा आपको तो आप तो देखेंगे तुक्का मारने लग जाएंगे कि सर इसमें तो 6 ही नहीं आ रहा, हम कैसे देखेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए 3 आपको तीनों के अंदर दिख रहा, तो 3 का विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता। 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। यानी 3 का विपरीत कौन कौन सा नहीं हो सकता, 2, 4, 5, 1। कौन सा बच गया, 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। सीधा सा बिल्कुल 10 सेकेंड के अंदर आप बता सकते हैं। तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, मतलब 3 के 4 क्या नहीं हो सकते, विपरीत नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3। ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा, 3। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक पिता अपने पुत्र को ढूंढ रहा था। एक पिता का बेटा खो गया, तो वो क्या कर रहा था, पुत्र को ढूंढ रहा था। वह 90 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये लीजिए 90 मीटर, ये 90 मीटर चला गया वो पूर्व की ओर। बताएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। याद रखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, उसके बाद वो दाएं घूमता है। तो मैंने बताया था दाएं का मतलब घड़ी, घड़ी की सुई यूं घूमती है, तो ये दाएं हो गया, ये दाएं घूम गया, दाएं घूम के 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चल गया। उसके बाद 20 मीटर चल गया, फिर दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब सही की घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, ये, तो ये दाएं हो गया, ये दाएं मुड़ के ढूंढता है, अपने मित्र के घर 30 मीटर तक पहुंचता है। यानी यहाँ पे उसने कितना चला, 30 मीटर। उसके बाद परंतु वह वहां नहीं मिला, यहाँ से 100 मीटर उत्तर। अब उत्तर किधर है, ऊपर की ओर, यहाँ से 100 मीटर। तो देखिए
ये मान लीजिए 100 मीटर। यहाँ पे जाके उसको क्या हो गया, उत्तर मिल गया। तो वो कहाँ से चला था, देखिए कितने, यहाँ से चला 90 मीटर। 90 मीटर चल करके वो क्या हुआ, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वहां से फिर से दाएं मुड़ के 30 मीटर चला, और 30 मीटर चलने के बाद वो 100 मीटर चला उत्तर दिशा की ओर, और वहां उसको उत्तर मिल गया। फिर पूछ रहा है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपना मिला। तो आरंभिक स्थान से ये रहा, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ से चला था, यहाँ पे उत्तर मिल गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ये डिस्टेंस हो गई, ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी। तो 90 में से 30 गया तो ये हो जाएगी 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 60 मीटर। ये 20 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 20 मीटर। ये 20 मीटर है तो ये कितनी बच गई, ये बच जाएगी 80 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 100 मीटर। तो यहाँ पे कितनी बच गई, 80 मीटर। ये बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। बेस क्या दर का है, यानी इसका बेस है 60 और इसका लंब क्या है 80। लंब तो है 80 और ये हो गया 60। तो हम क्या निकालेंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या होती है, याद हो गया आपको, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होती है। हमें ये दूरी निकालनी, मतलब हमें h निकालना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस यानी 60 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 80 का स्क्वायर, रूट 60 का स्क्वायर 6 का 36 तो ये हो जाएगा 3600, 8 का 64 यानी हो जाएगा 6400, अंडर रूट 3600 और 6400 कितने हो गए 10,000, अंडर रूट 10,000 का मतलब है 4 जीरो, रूट के अंदर 4 जीरो मतलब बाहर कितनी निकल जाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो रूट से कट जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 मीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ मैं बता देता हूँ वापिस से, ये हो गया 60 का स्क्वायर हो गया 3600, 80 का हो गया 6400, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000। 10,000 का मतलब है अंदर क्या कितने हो गए 4 जीरो, रूट के अंदर कभी भी कोई डिजिट हो तो वो क्या हो जाती है सिंगल, यानी 4 जीरो तो बाहर कितने निकल आ जाएंगे 2 जीरो, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 100, तो 100 मीटर। तो आरंभ से कितनी दूरी है 100 मीटर। आरंभ से 100 मीटर की दूरी पर उसको क्या मिला, अपना उत्तर मिल गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन क्या है 100 मीटर, वही क्या जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ से देख लीजिए आंसर आ जाएगा 100 मीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29वां। क्वेश्चन नंबर 29 है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हमें क्या दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, टेबल दे रखी है कुछ इस प्रकार। टेबल में है 5, 5, 2, 2, 4, 1, 8, 3, 10, 40, 30, क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ से देखिए आप, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन है 10, 12, 13, 20, 10, 12, 13, 20, 5 दूना 10, 10 इंटू 8 80, 80 बटे 2 क्या आ रहा है 40, यानी 5 गुणा 2 गुणा 8 डिवाइड बाई 2, 80 बटा 2 कितना आ गया 40। वैसे इसको करते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 डिवाइड बाई 2, 5 चौक 30, 20 किया 60, 60 बटा 2 30, यानी 30 आ रहा है। उसी तरह इसको करेंगे 2 गुणा 1 गुणा 10 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2 दूनी 20, 20 बटा 2 यानी 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1
10 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो संबंध पार्लियामेंट का ब्रिटेन से है वही संबंध कांग्रेस का किससे है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो संबंध पार्लियामेंट का ब्रिटेन से है वही संबंध कांग्रेस का किससे है। आपके ऑप्शन है जापान पहला, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है कनाडा। तो आप में से बता सकता हूं मैं 40 से 50% तो डायरेक्ट ही कांग्रेस देख के उनको राहुल गांधी याद आ जाएंगी। डायरेक्ट ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस, भारत। ऑप्शन नंबर 2 टिक। पूरा भी नहीं पढ़ेंगे, जैसे ब्रिटेन को उसको पार्लियामेंट ब्रिटेन से कोई नहीं, कांग्रेस का मतलब भारत, तो उसका क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन का जो संसद है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन का जो संसद है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका का जो संसद है उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो पार्लियामेंट किसको कहते हैं, किसके संसद को, ब्रिटेन के संसद को। वैसे कांग्रेस किसके संसद को कहते हैं, ऑप्शन 3 में आ रहा है हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो संसद है उसको क्या कहते हैं, कांग्रेस। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है कौन सा शब्द इन्वायरमेंट, हमें एक वर्ड दे रखा है 31वां, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे, अक्षरों का केवल उतनी बार प्रयोग किया जा सकता है जितनी बार हो, यानी जो अक्षर जितनी बार, जैसे एन 2 बार दे रखा है 3 बार, तो एन कितनी बार प्रयोग में लिया जा सकता है, 3 बार। जैसे ई दे रखा है 2 बार, तो ई को कितनी बार में प्रयोग में ला जा सकते हैं, 2 बार। उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो कौन सा वर्ड बनेगा, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है EMINENT, तो देखिए EMINE, उसके बाद N और T, यानी पहला आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 EMINENT। तो उसमें रिपीटेशन हो रहा है पर जितने आ रहे हैं उतना ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उससे अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रेन को क्या दे रखा, ट्रेन TRAIN, ट्रेन को क्या कहते हैं, 3 9 स्टार 7%। उसके बाद क्या दे रखा है, मील MEAL, मील। मील को क्या कहा जाता है, $4 स्टार @ तो उसी भाषा के अंदर आइटम, कोई वस्तु है जैसे आइटम, उसको क्या कहेंगे। तो देखिए आई को किससे डिनोट कर रहे हैं, 7 से, तो आई बराबर हो जाएगा 7। टी के क्या लिख रहे हैं, 3, तो टी क्या हो जाएगा 3। ई के लिए क्या लिख रहे हैं, डॉलर का साइन, तो हो जाएगा $। एम के लिए लिख रहे हैं 4, तो 3 7 और $4 हमारा है ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा लेटर को किससे डिनोट कर रहे हैं। जैसे आई को किससे डिनोट कर रहे हैं, 7 से, टी को डिनोट कर रहे हैं 3 से, ई को डिनोट कर रहे हैं डॉलर के साइन से, और एम को 4 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 3 डॉलर का साइन और 4, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, वो इसमें पूछा है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। ऑप्शन दे रखे 16 18 21 और 20। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले डायग्राम को ध्यान से देखिए कि आकृति क्या दे रखी है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले दे रखा है ये स्क्वायर दे रखा बार, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये स्क्वायर हो गया,
तो इसके दो विकर्ण डायगोनल बना दिए। इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं तो देखिए 1 2 3 4 तो हो गए ये। उसके बाद ये हो गया 5वां, एक इसके सामने हो गया ये 6, एक ये वाला हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा ये। तो इसके अंदर हो गए टोटल 8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 और ये पूरा 3, तो 3 तो इधर से बन गए, तो इसके सामने जस्ट 3 यहां से बन जाएंगे। 6 के बाद एक ये बन जाएगा, एक ये, तो 8। तो एक इसके अंदर से 8 ट्राइंगल बन गए, 8 ट्राइंगल। उसके बाद देखिए आप कि एक और रेक्टेंगल ये इसके अंदर भी बन रहा है, ये वाला। ये वाला रेक्टेंगल, तो 8 इसमें से बने, तो इसके अंदर से भी कितने बनेंगे 8। तो 8 और 8 16, तो 16 तो ये दोनों से हो गए। उसके बाद देखिए एक ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, तो इसके अंदर से 16 के बाद 1 2 और एक पूरा ये 3, तो 3 इसमें से बनेंगे, तो 16 और 3 19। 19 के बाद देखिए एक ये वाला ट्राइंगल बन गया 20 और एक ट्राइंगल ये बन गया, टोटल हो गए 21। तो इसमें हो गए टोटल 21 ट्राइंगल, तो 21 त्रिभुज हो गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 21। तो देखिए इसको आपने तोड़ लिया 2 भागों में और वैसे बनाया। ऐसे अगर आप काउंटिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी को छोड़ दे, किसी को न, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करेगी। 8 इसके अंदर से बन गए, फिर एक स्क्वायर इसके अंदर बन रहा है वर्ग, तो 8 इससे बन जाएंगे 16 के बाद ये एक ट्राइंगल बन गया त्रिभुज, 3 इससे बन जाएंगे 19, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 19 और 2 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 21 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 21। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। यानी 2 ये दे रखे हैं जिनके अंदर ये रिलेशन दे रखा है, तो हमें पूछ रहा है कि इसके अंदर इससे नेक्स्ट क्या होगा जिसमें भी ये रिलेशन जो इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है स्क्वायर, और इसके अंदर क्या हुआ कि ये रिप्लेस, एक दूसरे ने जगह क्या करी, अदल बदल कर ली। ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे चला गया, लेकिन ये क्या था, वर्ग था। तो इसने अगर ये उल्टा वर्ग को हम उल्टा सीधा कैसे भी रख दे वो वर्ग ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि उसकी चारों दिशाएं क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस वर्ग को उल्टा करके यहाँ रख दिया तो भी ये वर्ग ही रहेगा। जबकि ये जो शेप दे रखी है उल्टा एल बना हुआ है, इसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया, सीधा, यानी इसको क्या कर दिया, रोटेट, ये सीधा उठा के रख दिया। यानी इनको पोजीशन चेंज करके साथ के साथ इनका क्या करा, शेप भी चेंज कर दी, शेप को उल्टा कर दिया। यहाँ पे उल्टा रखा होता है, यहाँ पे इसको सीधा रख दिया। ये यहाँ पे पूछा है कि ये जैसे स्क्वायर यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे एल है, तो इसकी नेक्स्ट क्या होगी। तो हमको पता है कि स्क्वायर को उल्टा सीधा कैसे भी रखें, स्क्वायर ही रहेगा, यानी यहाँ पे तो आएगा स्क्वायर। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में, यानी चौथा, और दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इनके यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पे एल है मतलब ये यहाँ पे उल्टा बन के आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही, इसके अंदर तो स्क्वायर मतलब थर्ड ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35वां। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए कागज को मोड़ने, काटने, खोलने पर वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी हमें क्या दे रखा है, एक ये आकृति दे रखी है और इसको यहाँ से मोड़ के काटने पर ये आकृति इन चारों में से, 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कैसी दिखेगी। तो देखिए एक के बना रखा है और फिर यहाँ से इसको बीच में से ये जो डॉट डॉट कर रखा है, यहाँ से इस पेपर को मोड़ के काट दिया जाता है। तो फिर ये कैसे आकृति, तो देखिए ये बनेगा कि मान लीजिए हम के लिखते हैं, के को अगर हम यहाँ से काट दें और फिर इसको मोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, जो ये बाहर जा रही है लाइन, ये कहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, ये आ जाएगी ऐसे। तो ये कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी इनको मोड़ के काटने पर। तो देखिए ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तीसरी, हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी। इसको मोड़ के काटने पे ये कैसी आकृति बन जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 ये वाली आकृति बन जाएगी।
फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। यह है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। यानी ये जो हमने क्वेश्चन के अंदर जो आकृति दिख रही है इन चारों में से कौन से के अंदर मौजूद है, यह हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इसके अंदर है ये। तो यहां से हम देखते हैं, यहां से तो ये ऐसे, ये उसके बाद यहां से तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन यहां से ये सीधा आ रहा है, तो ये भी ये वाला नहीं होगा। अब देखते हैं ये वाला, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद ये तो स्क्वायर बना रहा था, यानी सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन भी क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल की शेप बन रही है, जबकि इसमें क्या बन रहा है, इसमें तो तीनों के अंदर क्या बन रहा है, वर्ग। इसमें बन रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से क्या है, इसकी भुजा बिल्कुल सीधी है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा। तो देखिए इसके अंदर यहां से ये पूरा, तो ये आकृति किसके अंदर है, इसके अंदर एज इट इज पूरा जो मैंने ब्लू मार्कर से आपको दिखाई, ये देखिए नीले कलर की, इससे ये पूरी इसके अंदर मौजूद है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, विकल्प चौथा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ये वाली आकृति चौथे ऑप्शन के अंदर सन्निहित है। 33 का आंसर हो गया तीसरा, और इसका हो गया चौथा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। यानी हमें क्या दे रखा है, दो दे रखे हैं कि जैसे इसके अंदर और इसके अंदर जो रिलेशन है वही इसके अंदर और इसके आगे वाले, यानी यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको आगे कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एल, ये पहला है, यहाँ पे जाके क्या हो गया दूसरा, और जो ये दूसरा है उल्टा एल, ये क्या हो गया यहाँ पे पहला, जबकि तीसरा क्या है, एज इट इज है। यानी पहला और दूसरा एक दूसरे की परस्पर जगह बदल लेते हैं, यानी पहला दूसरे की जगह चला जाता है और दूसरा पहले की जगह, जबकि तीसरा एज इट इज रहता है। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा एज इट इज रहेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये वर्ग ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब पहला दूसरे की जगह चला जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा वृत्त, और दूसरा यानी त्रिभुज कहा जाएगा पहले की जगह, तो ये आ गया त्रिभुज वृत्त, और ये तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को या प्रश्नों को हल करने का एक तरीका और होता है, जो मैं ज्यादातर वही काम लेता हूं, तो आप भी वही यूज करिए। देखिए इसके अंदर चल लगाइए आप एलिमिनेशन, यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा पैटर्न, सबसे पहले देखिए कौन सा पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, पहला दूसरे पे चला गया और दूसरा पहले पे और तीसरा एज इट इज है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये यहाँ पे ऐसे का ऐसे आएगा। तो अब यहाँ पे हम अगर ऑप्शन देखें तो पहले के अंदर नहीं है, दूसरे के अंदर नहीं है, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर भी नहीं है, तो हमारा वैसे सीधा क्या आ जाएगा आंसर 3। तो समय बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। आप ये देखिए कि कौन सा कैसे पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, मतलब ये एज इट इज यहाँ पे आएगा ऐसे कैसा, और वो कौन से में, सिर्फ विकल्प 3 में है। तो हम ऐसे भी नहीं करके डायरेक्ट विकल्प 3 भी लगाते तो हमारा क्या होता, सही हो जाता। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, उस आकृति को चुनिए जो शेष तीन से भिन्न है। यानी हमें वो आकृति चुनिए जो 3 से भिन्न है। हमें 4 आकृति दे रखी है। देखिए पहला है त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर आयत यानी रेक्टेंगल बना रखा है ट्राइंगल के अंदर, और उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना रखा है। दूसरा है एक सर्कल, एक वृत्त दे रखा है।
वृत्त तो बना ही नहीं। मान लीजिए वृत्त दे रखा है, इसके अंदर एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज दे रखा है, और उसके अंदर एक उल्टा ट्राइंगल, एक त्रिभुज और बना रखा है। ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरे के अंदर एक स्क्वायर, एक वर्ग दे रखा है, बना रखा है, और वर्ग के अंदर दो वृत्त, दो सर्कल बना रखे हैं। ये पहला सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है। अब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 के अंदर एक बाहर तो एक त्रिभुज बना रखा है, ट्राइंगल, और त्रिभुज के अंदर बना रखा है एक वर्ग, और इस वर्ग के अंदर और त्रिभुज के अंदर दोनों को काट के एक बना रखा है उल्टा त्रिभुज। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों के अंदर से 3 तो समान और एक क्या है, भिन्न है। तो देखिए इसको हम देखेंगे तो इन तीनों के अंदर क्या है, लाइनें आपस में कट रही नहीं है, यानी इसके अंदर क्या है त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर क्या है आयत, और आयत के अंदर भी क्या है आयत, इसके अंदर क्या है वृत्त, सर्कल, सर्कल के अंदर एक त्रिभुज ट्राइंगल, और उसके अंदर भी उल्टा ट्राइंगल। इसके अंदर देखेंगे तो स्क्वायर, एक वर्ग, वर्ग के अंदर दो वृत्त यानी दो सर्किल है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज, और फिर क्या है एक आयत, और ये दोनों क्या कर रही है आपस में काट रही है। तो ये चौथा क्या हो जाएगा, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। या फिर एक और लगा सकते कि यहाँ पे क्या है त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर आयत, और आयत के अंदर आयत, यानी ये दोनों शेप क्या है सेम है। यहाँ पे वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज, और फिर एक और त्रिभुज, तो ये दोनों क्या है, दोनों यानी वृत्त के दोनों शेप क्या है सेम है। इसके अंदर भी देखिए वर्ग के अंदर क्या है दो वृत्त, पर इसमें देखिए तो ये बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है एक आयत आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है ये दोनों भुजाएं क्या है, दोनों आकृतियां क्या है समान नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भिन्न। तो इसको आप दो लगा सकते हैं कि एक तो कि इसमें लाइनें कट रही है, और दूसरा कि जो बाहर वाला उसके अंदर दो आकृतियां दिए हुए वो क्या होती है समान होती है। इसमें दो आयत है, इसमें दो त्रिभुज है, इसमें दो वृत्त है, लेकिन इसमें दोनों आकृतियां क्या है अलग अलग है। तो इसलिए क्या हो जाएगा चौथा इनसे भिन्न हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी में क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है और पूछा है कि इसके यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इसको कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये ऐसे बनेगी कुछ, उसके बाद ये जो आ रही है लाइन ये सीधी आएगी। अब यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है, तो ये यहाँ पे भरेगा। ये हमारी आकृति क्या होगी पूरी हो गई। ये वाला किसके अंदर आ रहा है, तीसरे ऑप्शन के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, पूरा ये आकृति पूरी होगी। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 40वां में कराया है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब है, यानी वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो देखिए जल प्रतिबिंब का, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। इसमें क्या बना रखा है, फिर दे रखा है तो एरो यहाँ पे। कुछ ऐसी आकृति बना रखी है और पूछा है जल प्रतिबिंब। तो देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होगा, ये ऐसे कैसे उठ के उल्टी नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, यानी ये तो एज इट इज रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा। ये एरो तीर ऊपर जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे। तीर कैसे चले जाएंगे, नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रहा है जल प्रतिबिंब, तो ये नीचे। यहाँ पे क्या है, ये एरो,
ये क्या आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा जैसे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है ये एंगल, और यहाँ पे बन रहा है समकोण का, तो ये समकोण का कहाँ पे आएगा, ऊपर में, नीचे क्या आ जाएगा, कोण का। तो कुछ ऐसी बन जाएगी ये तस्वीर इस तरीके की। तो ये कौन से में दिख रहा है, इसके अंदर नहीं दिख रहा, ये बोला। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड वाला तो वैसे ही नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, समकोण का नीचे बन रहा है, जबकि जल प्रतिबिंब के बाद ये आमने सामने होंगे, तो ये फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारे सेकंड पेपर का पहला भाग तार्किक योग्यता के 40 क्वेश्चन पूर्ण हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी पहले वाली क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो कोई से भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे कमेंट के अंदर नीचे डालिए, हम उनको सॉल्व कराएंगे। और तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं तीसरे पेपर के अंदर। आज हमारा था पेपर नंबर 2। तो तीसरे पेपर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।